बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एफएससी बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स के पहले लेक्चर में देखेंगे कि एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स का स्ट्रक्चर क्या होता है और एंजाइम्स की लोकेशन क्या होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि एंजाइम्स को एंजाइम्स कहते क्यों हैं। इन का मतलब है इन और जाइम का मतलब है यीस्ट, यानी सबसे पहले ये यीस्ट के अंदर दरियाफ्त हुए थे, इसलिए इनको हम जो है वो एंजाइम्स कहते हैं। उर्दू में इनको खामरे कहते हैं। तो एंजाइम्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स, ग्लोबुलर प्रोटीन्स। एंजाइम्स जो हैं ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रुप हैं। प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन्स जो हैं वो दो किस्म की होती हैं, यानी लंबी लंबी फाइब्रस प्रोटीन्स और कुछ गोल शक्ल की जो होती हैं उनको हम ग्लोबुलर प्रोटीन्स कहते हैं। तो इस तरह एंजाइम्स जो हैं दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स, नॉट दे आर द फाइब्रस प्रोटीन्स। ठीक है, तो एंजाइम्स जो हैं ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स के इम्पोर्टेंट ग्रुप हैं और वो क्या होते हैं, विच आर बायोलॉजिकली एक्टिव। एंजाइम्स बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, यानी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं और वो बायोलॉजिकली एक्टिव हैं। ठीक है ना, बायोलॉजिकली एक्टिव का मतलब क्या है कि वो किसी लिविंग सिस्टम के अंदर एक्टिवली अपना रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं, यानी कि ए प्रोडक्ट को, ए सबस्ट्रेट को बी प्रोडक्ट में चेंज करते हैं और फिर बी को सी में, सी को डी में स्पीडीली जो है वो चेंज कर रहे होते हैं। उनका रोल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, इसलिए उनको कहा जाता है कि नो डाउट दे आर मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स बट आल्सो दे आर बायोलॉजिकली एक्टिव। ठीक है, वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स का इम्पोर्टेंट ग्रुप तो है ही, लेकिन वो बायोलॉजिकली एक्टिव भी होते हैं एंजाइम्स। और दे ट्रीमेंडसली इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। वो किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी यानी कारकर्दगी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से उस रिएक्शन को वकू पजीर करवाते हैं। दे आर स्पेसिफिक फॉर ईच टाइप ऑफ रिएक्शन। वो हर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होते हैं, मखसूस होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ आप देख रहे हैं कि ये एक एंजाइम है और यहाँ 3 किस्म की सबस्ट्रेट्स दी गई हैं। तो इस एंजाइम की एक्टिव साइट को देखें और इन सबस्ट्रेट्स की शेप को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एंजाइम आया कि तीनों सबस्ट्रेट पर रिएक्ट करेगा या किसी एक पर रिएक्ट करेगा, क्योंकि दे आर स्पेसिफिक फॉर देयर सबस्ट्रेट्स। वो अपनी सबस्ट्रेट के लिए मखसूस होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, अपने रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होते हैं। इसलिए इस एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उस पर जो सबस्ट्रेट फिट आती होगी ये उसी के साथ रिएक्ट करेंगे और उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए सबस्ट्रेट 3 जो है ये एंजाइम सबस्ट्रेट 3 के लिए स्पेसिफिक है। ये इस पर रिएक्शन करेगा और इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। तो विदाउट दीज एंजाइम्स द रिएक्शन वुड प्रोसीड एट अ वेरी स्लो स्पीड। ठीक है ना, इन एंजाइम्स के बगैर जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शन है वो वेरी स्लो स्पीड पर प्रोसीड होंगे, बहुत आहिस्ता चलेंगे, इतनी आहिस्ता स्पीड मेकिंग लाइफ इम्पॉसिबल, के ज़िंदगी को वो इम्पॉसिबल बना देंगे। ठीक है ना, नामुमकिन बना देंगे। मिसाल के तौर पर जिस तरह हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, फ़ौरन से जो रेस्पिरेशन के रिएक्शन वकू पजीर होते हैं और वो ऑक्सीजन और जो ग्लूकोज है उनका आपस में रिएक्शन करवाकर फ़ौरन से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बना दिया जाता है और फ़ौरन हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भी निकाल देते हैं। ये सारे का सारा इतना कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक पाथवे सेलुलर रेस्पिरेशन का इतनी तेज़ी से जो वकू पजीर हो रहा होता है वो इन एंजाइम्स की वजह से ही हो रहा होता है। एंजाइम्स जल्दी से जो है वो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाते हैं। अगर ये एंजाइम्स ना हो तो अंदर जाने वाली ऑक्सीजन जो है वो बहुत देर बाद जो है वो वापस आएगी, जिससे लाइफ जो है वो मुमकिन नहीं रहेगी। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा कि एंजाइम्स आर इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। तो इसका मतलब है कि उन प्रोटीन्स का, उन एंजाइम का स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा, ग्लोबुलर होगा।
है ना, गोल प्रोटीन्स होती हैं, समवट ग्लोबुलर। तो कहता है एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ द अमाइनो एसिड्स। एंजाइम जो हैं ये सैकड़ों अमाइनो एसिड्स के बने हुए होते हैं, और वो अमाइनो एसिड्स जॉइंट टुगेदर, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। एंड कॉइल्ड अपॉन देमसेल्व्स, और वो अपने ऊपर एक दूसरे के ऊपर यूं बल खाए हुए होते हैं। क्यों बल खाते हैं? टू फार्म अ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, ताकि वो एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना सके। ठीक है, तो इस तरह से एंजाइम्स जो हैं वो सैकड़ों अमाइनो एसिड्स के बने हुए होते हैं, और वो अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे के ऊपर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाने के लिए कॉइल्ड हुए होते हैं, बल खाए हुए होते हैं। इस तरह ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनता है। तो ये जो एंजाइम बनता है, ये जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है ना, तो उसकी एक छोटी सी साइट होती है जहाँ पर आके सबस्ट्रेट ने बाइंड होना होता है। उस साइट को हम कहते हैं एक्टिव साइट। उसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव साइट। तो ये एक्टिव साइट जो है ये एंजाइम, पूरे एंजाइम के एक स्मॉल पोर्शन तक रिस्ट्रिक्टेड होती है, महदूद होती है। बाकी सारे के सारे अमाइनो एसिड्स की सारी बड़ी पॉलीपेप्टाइड चेन जो हैं वो सारे के सारे एंजाइम के बाकी मांदा ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने का काम सरंजाम देते हैं। सबस्ट्रेट ने सिर्फ एक मखसूस जगह एक्टिव साइट पर ही आकर बाइंड होना होता है, और इस एक्टिव साइट ने ही सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करना होता है। तो एक्टिव साइट की भी अंदर जो है वो मजीद दो साइट होती हैं। एक को हम कहते हैं बाइंडिंग साइट और एक को हम कहते हैं कैटालिटिक साइट। तो ये साइट जो है, ये वाली साइट, ये सबस्ट्रेट को बाइंड करने के काम आती है, इसलिए इसको हम बाइंडिंग साइट कहते हैं। और यहाँ पर ये जो है ये कैटालिटिक साइट मौजूद होती है, जो कैटालिटिक एक्टिविटी को वकूफ़ पजीर करवाती है। तो इसने सबस्ट्रेट को एक्चुअली यहाँ से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता है। तो ये बाइंडिंग साइट हो गई, ठीक है, और ये जो है ये कैटालिटिक साइट हो गई। तो इस तरह ये पूरी जो है ये एक्टिव साइट कहलाती है, और यहाँ पर आकर सबस्ट्रेट ने बाइंड होना होता है। तो इसलिए द कैटालिटिक एक्टिविटी इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्ट्रक्चर। जो एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी है वो इस पूरे स्ट्रक्चर के एक स्मॉल पोर्शन तक महदूद होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? नोन एज एक्टिव साइट। और उस स्मॉल पोर्शन को हम एक्टिव साइट कहते हैं। एक्टिव साइट के दो हिस्से हैं, बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट। The reactant called substrate is attached to the active site consisting of only a few amino acids. Reactant यानी जिसने इस एंजाइम के साथ आके रिएक्ट करना है, जिसको सबस्ट्रेट कहते हैं, वो चंद अमाइनो एसिड, फ्यू अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल इस एक्टिव साइट के साथ आकर सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड होती है। ठीक है, सबस्ट्रेट जो है ये एंजाइम की फ्यू अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल इस एक्टिव साइट के साथ आकर सबस्ट्रेट बाइंड होती है, वाइल द रेस्ट ऑफ द बल्क ऑफ द अमाइनो एसिड्स, बाकी तमाम बल्क मिकदार में, बड़ी मिकदार में जो अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, मेंटेन द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम। बल्क ऑफ द अमाइनो एसिड्स जो हैं ये एंजाइम के ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के काम आते हैं। तो ये एमसीक्यूज के लिहाज से भी ये ज़रा अहम है कि फ्यू अमाइनो एसिड जो हैं वो क्या बनाते हैं? वो एक्टिव साइट बनाते हैं। बल्क ऑफ द अमाइनो एसिड क्या बनाते हैं? वो मेंटेन द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम, वो एंजाइम के ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं। आगे हमारे पास आ जाते हैं कोफैक्टर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ एंजाइम जो हैं वो टोटली प्रोटीन के बने हुए होते हैं, वो अकेले प्रोटीन की शक्ल में अपना काम सरंजाम दे सकते होते हैं, जबकि दूसरे एंजाइम्स जो हैं उनको प्रोटीन के अलावा नॉन प्रोटीन पार्ट की भी ज़रूरत होती है अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो उस नॉन प्रोटीन पार्ट को फिर हम कहते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर जो हैं वो तीन किस्म के हैं, कुछ को एक्टिवेटर कहते हैं, कुछ को प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, और कुछ को कोएंजाइम कहते हैं। तो जिन एंजाइम्स को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कोफैक्टर की ज़रूरत होती है, वो इस कोफैक्टर के बगैर जो है वो अपना फंक्शन सही तरह से सरंजाम नहीं दे सकते।
सही तरह तो क्या वो सरंजाम दे ही नहीं सकते। तो इसलिए सम एंजाइम्स कंसिस्ट सॉलोली ऑफ प्रोटीन्स, कुछ एंजाइम जो हैं वो महज प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होते हैं, प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। अदर्स आल्सो हैव अ नॉन प्रोटीन पार्ट, दूसरे एंजाइम जो है वो नॉन प्रोटीन पार्ट भी रखते हैं, नोन एज कोफैक्टर, जिसको कोफैक्टर कहते हैं, विच इज़ एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम। और वो कोफैक्टर जो है, ये कोफैक्टर इस एंजाइम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसके बगैर जो है इसका फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। तो ये कोफैक्टर के तौर पर काम कर रहा है। अच्छा, कोफैक्टर जो है वो तीन तरह से काम कर सकते हैं, या तो वो एज अ ब्रिज काम करेंगे, ठीक है, द कोफैक्टर यूजुअली एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द एंजाइम एंड इट्स सबस्ट्रेट। कोफैक्टर जो है ये एंजाइम और इसके सबस्ट्रेट के दरमियान या तो एज अ ब्रिज काम करेंगे, या फिर ऑफन इट कंट्रीब्यूट्स डायरेक्टली टू द केमिकल रिएक्शन विच ब्रिंग अबाउट कैटालिसिस। अक्सर ये कोफैक्टर्स जो हैं ये केमिकल रिएक्शन में डायरेक्टली हिस्सा लेते हैं, ठीक है। या तो उन्होंने क्या किया था, या तो कोफैक्टर एक ब्रिज के तौर पर काम करेंगे, या फिर ये कोफैक्टर जो है ये केमिकल रिएक्शन में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करेंगे, खुद जो है वो जाके हिस्सा लेंगे, सिर्फ ब्रिज के तौर पर नहीं काम करेंगे, खुद हिस्सा लेंगे। कौन से केमिकल रिएक्शन में, विच ब्रिंग अबाउट कैटालिसिस, जो कैटालिसिस का अमल वकूफ पजीर करवाने वाला रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं। मिसाल के तौर पर हीमोग्लोबिन जो हमारे रेड ब्लड सेल्स में पाई जाने वाली प्रोटीन है, इसके साथ जो हीम ग्रुप अटैच है, ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन को कैरी करने वाले रिएक्शंस के अंदर डायरेक्टली खुद कंट्रीब्यूट करता है, तो वो एज अ ब्रिज काम नहीं करता, ठीक है ना। जैसे इसकी मिसाल जो है वो हीम ग्रुप ऑफ द हीमोग्लोबिन है, उन कोफैक्टर्स की मिसाल है ये जो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं। तो समटाइम्स द कोफैक्टर प्रोवाइड्स अ सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी, ये तीसरी मिसाल है। पहली मिसाल क्या थी कि कोफैक्टर एज अ ब्रिज काम करेगा, दूसरा ये है डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है कोफैक्टर, और समटाइम्स जो है ना वो एज अ ब्रिज काम करता है ना ही डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है। समटाइम द कोफैक्टर प्रोवाइड्स सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी, समटाइम जो है वो कोफैक्टर एक केमिकल एनर्जी का सोर्स प्रोवाइड करता है, हेल्पिंग टू डिराइव केमिकल रिएक्शंस, और इस तरह वो एनर्जी प्रोवाइड करके केमिकल रिएक्शन को डिराइव करने में, चलने में, चलाने में मदद देता है, विच वुड अदरवाइज बी डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल। वो रिएक्शन जो है अगर मिसाल ये कोफैक्टर एज अ सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी ना काम करे, एनर्जी नहीं मिलेगी, तो वो रिएक्शन जो है वो डिफ़िकल्ट या इम्पॉसिबल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर एटीपी जो है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ये भी एक कोफैक्टर है जो टूट कर जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है और केमिकल रिएक्शंस के वकूफ़ पजीर होने में मदद देता है। तो कोफैक्टर की तीन अकसाम हमने देखी थी। पहली किस्म जो है वो एक्टिवेटर है, दूसरी किस्म प्रोस्थेटिक ग्रुप है, तीसरी किस्म जो है वो कोएंजाइम है। इनमें सबसे पहले जो है वो हम एक्टिवेटर देखेंगे। एक्टिवेटर की दो जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, दो पहचान हैं, वो आप जहन में रखिएगा। एक तो वो कोफैक्टर जो है वो इनऑर्गेनिक होता है। इनऑर्गेनिक क्या हो सकता है, मेटालिक आइंस, जैसे कि ये मेटल्स के आइंस। इनऑर्गेनिक आइंस या मेटालिक आइंस एक इसकी पहचान है। और दूसरा ये एक्टिवेटर, ये कोफैक्टर जो है ये डिटैचेबल होता है, अलहदा भी हो सकता है और फिर जुड़ भी सकता है। इसको हम क्या कहेंगे, इस कोफैक्टर को एक्टिवेटर कहेंगे। हैं तीनों कोफैक्टर, लेकिन वो कोफैक्टर जो डिटैचेबल हो और वो इनऑर्गेनिक आयन या मेटालिक आयन हो तो उसको हम एक्टिवेटर कहेंगे। सम एंजाइम्स यूज मेटल आयंस एज कोफैक्टर्स, कुछ एंजाइम जो है ये मेटल आयंस जैसा कि मैग्नीशियम आयन, आयरन और कॉपर आयन और जिंक आयन वगैरह, ठीक है ना, इन मेटल आयंस को कोफैक्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो द डिटैचेबल कोफैक्टर, अलहदा हो सकने वाला, अलहदा हो जाने वाला कोफैक्टर जो है इज नोन एज एक्टिवेटर, उसको हम एक्टिवेटर कहेंगे। यानी इसको हम सिर्फ इस बेस पर जो है वो एक्टिवेटर नहीं कह सकते कि ये डिटैचेबल है, ये पहली पहचान है उसकी, द डिटैचेबल कोफैक्टर। अलहदा हो जाने वाला कोफैक्टर जो है उसको हम एक्टिवेटर कहेंगे, लेकिन अभी तक नहीं कहेंगे, आगे शर्त है, इफ़ इट इज़ एन इनऑर्गेनिक आइन। एक तो ये डिटैचेबल है, दूसरा शर्त ये है कि ये इनऑर्गेनिक आइन होगा, तो फिर हम इसको जो है वो एक्टिवेटर कहेंगे। द डिटैचेबल कोफैक्टर इज नोन एज एक्टिवेटर इफ इट इज
एन इनऑर्गेनिक आइन। ठीक है, ये डिटैचेबल भी हो और इनऑर्गेनिक आइन भी हो, मेटालिक आइन भी हो, तो इसको हम एक्टिवेटर कहेंगे। इसकी मिसाल डीएनए पॉलीमरेज जो है वो मैग्नीशियम आइन को एक्टिवेटर के तौर पर इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो कहता है जी इफ द नॉन प्रोटीन पार्ट इज कोवेलेंटली बॉन्डेड, अगर यही नॉन प्रोटीन पार्ट जो यहाँ पर डिटैचेबल था वो इसके साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड हो, टाइटली बॉन्डेड हो, परमानेंटली बॉन्डेड हो, तो फिर इट इज नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। ये मोस्टली तो ऑर्गेनिक इन नेचर होता है, सम टाइम वेरी रेयर केसेस में ये इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप का लफ्ज़ी मतलब होता है आर्टिफिशियल ऑर्गन। ठीक है, तो इसकी मिसाल प्रोस्थेटिक ग्रुप की जो है वो हमारे पास हीम ग्रुप ऑफ द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का ये जो हीम ग्रुप है ये कोवेलेंटली और परमानेंटली अटैच है हीमोग्लोबिन के साथ, तो इसलिए ये एक प्रोस्थेटिक ग्रुप के तौर पर काम करता है। ठीक है, अब फर्क क्या है, यहाँ पर ये देख लें, एक तो इसका कोफैक्टर, यहाँ पर कोफैक्टर जो था वो एक तो इनऑर्गेनिक था, यहाँ पर मोस्टली ऑर्गेनिक है, इन रेयर केसेस इनऑर्गेनिक हो सकते हैं। यहाँ पर कोफैक्टर डिटैचेबल है लेकिन यहाँ पर परमानेंटली अटैच्ड है, कोवेलेंटली अटैच्ड है। ये प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाएगा। वो कोफैक्टर जो परमानेंटली और कोवेलेंटली और टाइटली बाउंड होगा, ठीक है, तो उसको हम कोफैक्टर कहेंगे, सॉरी प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कोएंजाइम। तो कहता है इफ इट नॉन प्रोटीन पार्ट, ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन पार्ट, इफ इट इज लूजली अटैच्ड टू द प्रोटीन पार्ट, अगर यही कोफैक्टर कोई जो है ऑर्गेनिक कोफैक्टर वो एंजाइम के साथ लूजली अटैच्ड हो, नॉट टाइटली अटैच्ड, लूजली अटैच हो अगर कोफैक्टर एंजाइम के साथ, तो फिर इसको हम कोएंजाइम कहते हैं। फिर इसको हम क्या कहते हैं, कोएंजाइम कहते हैं। लूजली का मतलब यह है कि सम टाइम ये अलग हो भी सकता है और दोबारा भी जुड़ सकता है। ठीक है जी, तो अब ये भी लूजली अटैच है और अलग हो सकता है और जुड़ सकता है, और एक्टिवेटर भी जो है वो डिटैचेबल है, अलग भी हो सकता है और जुड़ भी सकता है। फिर दोनों में फ़र्क क्या हुआ, फ़र्क ये है कि ये इनऑर्गेनिक आइन की सूरत में होगा, मेटालिक आइन की सूरत में होगा, जबकि ये ऑर्गेनिक पार्ट होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा कोई। इस तरह एक्टिवेटर जो है वो इनऑर्गेनिक इन नेचर होता है, कोएंजाइम जो है ये ऑर्गेनिक इन नेचर होता है ऑलवेज, जबकि प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो मोस्टली तो ऑर्गेनिक होगा लेकिन सम टाइम इनऑर्गेनिक होगा। ये तीनों का कंपैरिजन था। तो यहाँ पर जो कोएंजाइम है इनके बारे में वो मजीद हमें बता रहा है कोएंजाइम्स के बारे में कि इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द विटामिन्स। कोएंजाइम जो है ये विटामिन्स से क्लोजली रिलेटेड होते हैं। विटामिन्स से क्यों क्लोजली रिलेटेड होते हैं कि विटामिन्स विच रिप्रेजेंट द एसेंशियल रॉ मटेरियल, विटामिन्स जो हैं ये ऐसे ज़रूरी खाम माल को जाहिर करते हैं फ्रॉम विच कोएंजाइम्स आर मेड, जिनसे कोएंजाइम्स बनाए जाते हैं। ये जो हम विटामिन्स खाते हैं, विटामिन्स बाहर से लेते हैं, एक्चुअली ये हमारे अंदर कोएंजाइम्स को बनाने के लिए एसेंशियल रॉ मटेरियल होते हैं, जिनसे फिर हमारी बॉडी में कोएंजाइम्स बनाए जाते हैं। तो ओनली स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ द विटामिन्स आर नीडेड। ठीक है ना, तो विटामिन जो हम खाते हैं इनकी स्मॉल क्वांटिटीज की ज़रूरत होती है। क्यों स्मॉल क्वांटिटीज की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनसे जो कोएंजाइम बनते हैं, ठीक है ना, वो फिर लाइक एंजाइम्स, कोएंजाइम कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। तो विटामिन से बनने वाले जो कोएंजाइम्स होते हैं वो बिल्कुल एंजाइम्स की तरह उनको भी दोबारा दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए उनको नए बनाने की बहुत कम ज़रूरत पेश आती है। वही एंजाइम, वही कोएंजाइम जो है वो दोबारा इस्तेमाल हो जाते हैं, इसलिए थोड़ी मिकदार में विटामिन की ज़रूरत होती है जिससे मुनासिब मिकदार में कोएंजाइम बनाए जाते हैं, और वो कोएंजाइम एंजाइम्स की तरह थोड़ी मिकदार में ही चाहिए होते हैं और वही बार बार इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ये अगेन उनका थोड़ा सा कंपैरिजन दिखाया गया है, तो ये वही दोबारा बुक की वर्डिंग ही मैंने यहाँ पर लिखी है कंपैरिजन करके। कंपैरिजन मैंने आपको समझा भी दिया है और आप इनको पॉज करके दोबारा से कंपैरेटिवली भी रीड कर सकते हैं, और इनकी एग्जांपल्स भी नीचे दी गई हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। यहाँ एक मिसाल इसकी डीएनए पॉलीमरेज जो है मैग्नीशियम आयन इस्तेमाल करता है। इसकी मिसाल जो है वो मैंने आपको पहले बताया था कि मोस्टली तो ऑर्गेनिक होते हैं ये प्रोस्थेटिक ग्रुप, सम टाइम इनऑर्गेनिक होते हैं।
तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन का हीम ग्रुप जो है ये ऑर्गेनिक प्रोस्थेटिक ग्रुप की मिसाल है, ठीक है। जबकि कार्बनिक एनहाइड्रेज जो है ये जिंक आयन को परमानेंटली अपने साथ अटैच करता है, ठीक है। और जो सम टाइम इनऑर्गेनिक की मिसाल जो है वो ये है कि कार्बनिक एनहाइड्रेज में जिंक जो है ये परमानेंटली अटैच होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप के तौर पर। और इस तरह कोएंजाइम की मिसाल जो है वो एटीपी है, एनएडी है और एफएडी जो हम पढ़ते हैं, ये सारी के सारे जो हैं वो कोएंजाइम्स की मिसालें हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि एपोएंजाइम और हालो एंजाइम क्या होते हैं। एपोएंजाइम का मतलब है डिटैच्ड एंजाइम, अलग किया हुआ एंजाइम, ठीक है। हालो का मतलब होल एंजाइम यानी मुकम्मल एंजाइम, यानी एपोएंजाइम और कोफैक्टर आपस में मिलकर होल एंजाइम, मुकम्मल एंजाइम बनाते हैं। तो वो कहता है एन एंजाइम विद इट्स को एंजाइम आर प्रोस्थेटिक ग्रुप रिमूव्ड, एक ऐसा एंजाइम जिसका को फैक्टर यानी को एंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो रिमूव कर दिया गया हो, उतार दिया गया हो, इज डेजिग्नेटेड एज एपो एंजाइम, उस अकेले एंजाइम को, अलहदा रह जाने वाले एंजाइम को एपो एंजाइम कहते हैं। एडिंग द करेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ को एंजाइम टू द एपो एंजाइम, एपो एंजाइम के अंदर को एंजाइम की करेक्ट कंसंट्रेशन को ऐड करने से क्या होता है, विल रिस्टोर एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है ना। तो एंजाइम के अंदर को एंजाइम की करेक्ट कंसंट्रेशन को ऐड करने का अमल जो है ये एंजाइम की एक्टिविटी को रिस्टोर कर देगा। याद रहे कि एपो एंजाइम जो है ये इनएक्टिव होता है, ठीक है, क्योंकि इसको अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अपने को फैक्टर को एंजाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप की ज़रूरत होती है। तो अगर वो डिटैच हो जाए एंजाइम अपने को फैक्टर से तो वो इनएक्टिव हो जाता है, अपनी एक्टिविटी बरकरार नहीं रख सकता। अगर इसके को फैक्टर को की मुनासिब कंसंट्रेशन को दोबारा ऐड कर दिया जाए तो इससे उसकी एक्टिविटी जो है वो रीस्टोर हो जाती है। उसके बाद हमारे पास हालो एंजाइम, होल एंजाइम, यानी उसी एपो एंजाइम के अंदर अगर आप उसका को फैक्टर ऐड कर देंगे तो वो मुकम्मल एंजाइम बन जाएगा, इसको हालो एंजाइम कहेंगे और वो एक्टिव हो जाएगा। एन एक्टिवेटेड एंजाइम, एक एक्टिवेटेड एंजाइम कंसिस्टिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, जो अपने एंजाइम की पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल होगा, एंड अ को फैक्टर, और अपने को फैक्टर पर भी मुश्तमिल होगा। यानी पूरा एपो एंजाइम, मुकम्मल एंजाइम और अपना इसका को फैक्टर दोनों मिलाकर इज नोन एज होलो एंजाइम। तो इस पूरे एंजाइम को हम क्या कहेंगे, हालो एंजाइम, मुकम्मल एंजाइम। उसके बाद हम देखते हैं कि एंजाइम्स की लोकेशन, सेल्स के अंदर या बॉडी के अंदर एंजाइम्स कहाँ कहाँ पर मौजूद होते हैं। तो मैनी एंजाइम्स आर सिंपली डिजॉल्व्ड इन द साइटोप्लाज्म, बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो सिंपली साइटोप्लाज्म के अंदर डिजॉल्व्ड होते हैं, यानी फ्री स्टेट में होते हैं, डिजॉल्व फ्री इन फ्री स्टेट, डिजॉल्व्ड इन द साइटोप्लाज्म। अदर एंजाइम्स आर टाइटली बाउंड टू सर्टन सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स, दूसरे एंजाइम जो हैं वो खास किस्म के सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया के साथ अटैच होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट वगैरह की मेम्ब्रेन्स के अंदर जो है वो अटैच होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री स्टेट में पाए जाते हैं और सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स के साथ ये इनके मेम्ब्रेन्स में अटैच्ड कंडीशंस के अंदर पाए जाते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स फॉर यूज इन, वो लिविंग सेल्स से पैदा होते हैं फॉर यूज इन, अपने सेल्स के अंदर ही इस्तेमाल होने के लिए वो पैदा किए जाते हैं। आर नियर द साइट ऑफ देयर प्रोडक्शन, या अपनी प्रोडक्शन की साइट के नज़दीक इस्तेमाल होने के लिए पैदा किए जाते हैं। यानी सेल्स के अंदर ही या तो वो इस्तेमाल होने होते हैं जहाँ वो पैदा होते हैं, या फिर एक सेल के अंदर पैदा होने के बाद वो उनको नियर द सेल, एक जो साइट है वहाँ भेज दिया जाता है इस्तेमाल होने के लिए। जैसा कि हमारे सेल्स हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को पैदा करके हमारे स्टोमिक के अंदर जो है वो उंडेल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद द एंजाइम्स इम्पोर्टेंट इन फोटोसिंथेसिस आर फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस के लिए जो इम्पोर्टेंट एंजाइम है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। एंजाइम्स इन्वॉल्व इन सेलुलर रेस्पिरेशन आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए जो सेलुलर रेस्पिरेशन में इस जो एंजाइम शामिल हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं।
सम ऑफ द एंजाइम्स विच आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, कुछ एंजाइम्स जो प्रोटीन्स की सिंथेसिस में शामिल होते हैं, आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द राइबोसोम्स। तो कुछ एंजाइम्स जो प्रोटीन्स को बनाने में शामिल होते हैं वो राइबोसोम्स का इंटीग्रल पार्ट होते हैं, वो राइबोसोम्स का लाजमी जुज होते हैं वो एंजाइम्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।